हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस। यहाँ पर आगे बसंत बुक का नया चैप्टर लेकर चैप्टर है हमारा क्या निराश हुआ जाए। ये चैप्टर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर हमको द्विवेदी जी ने बताया है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें निराशा देने के लिए हैं। यानी कि हम अखबार पढ़ें, टीवी खोलें तो बहुत सी चीज़ें हमको डिप्रेस करने के लिए रहती हैं। लेकिन क्या हमें इनसे निराश होना चाहिए या हमें इनमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए? तो इस लेख ने हमको बहुत कुछ चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, और हर एक बुरी चीज़ के पीछे भी कहीं ना कहीं हम कोई अच्छाई ढूंढ लें, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए भी मजबूर किया है। तो क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा शुरू होता है, इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है उससे लेखक में चिंता व्यक्त की है। यानी कि आज अगर हम समाचार पत्र उठाएं, हमने जैसे समाचार पत्र यानी कि अखबार हम उठाते हैं, न्यूज़पेपर, तो हम क्या देखते हैं कि कहीं पर कोई स्कैम हो गया, कहीं पर दंगे हो गए, लड़ाई हो गई, हत्या हो गई, कुछ भी, सब चीजें, बेईमानी हो गई, चोरी हो गई, डाका पड़ गया। मतलब हम पॉजिटिव चीजों को ज्यादा नहीं देखते। मतलब आप अखबार उठाइए, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके सामने रहेंगी, नेगेटिव खबरें रहेंगी। पॉजिटिव एक आध कहीं इक्का दुक्का हमें किनारे मिलती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो जब हम देखते हैं तो सोचने पर हमें मजबूर करते हैं कि जो पाठक हैं वो इन सब चीजों को पढ़ के कितना ज्यादा निराश हो जाते होंगे। आज का समाज हमारा ऐसा है, ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, यानी कि समाज में अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं और ऐसे करने वाले लोग भी मौजूद हैं। पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि माना इतनी सारी निगेटिव खबरें हमने एक अखबार में पढ़ी है, जैसे सुबह सुबह हमारे पास न्यूज़पेपर आया, हमने खोला अखबार, अब बहुत सारी चीजें फ्रंट पेज पे एकदम छप के आती हैं, कहीं कहीं कुछ चीजें बड़ी पॉजिटिव रहती है। इवन एक छोटा सा थॉट भी नीचे, अगर कभी कभी एक आप देखते हैं कि एक छोटा सा थॉट लिखा होता है, वो थॉट भी हमें बहुत पॉजिटिव, हमें आशावादी करता है, हमें प्रेरणा देता है, पूरी दिन की एनर्जी देता है। बहुत वो थॉट्स हमेशा पढ़िए, आपको बहुत नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये क्या चीजें, हमने इतनी सारी नेगेटिव चीजों में हमने एक ही लेकिन पॉजिटिव चीज ढूंढी और उसी को लेकर हमने पूरे दिन पॉजिटिवली बिताया। माना हमने नेगेटिव देखा, लेकिन हमें नेगेटिव चीजों के बीच में बहुत सारी आशावादी यानी निराशावादी चीजों के बीच में हमें आशावादी चीजों को खोजना चाहिए और आशावान बनना चाहिए। जब लेखक आजकल के समाचार पत्रों को देखता है तो उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता रहती है, जिसे देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, यानी कि एक दूसरे पर बताते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमको ऐसा बोला था तो हमने किया था। होता ना, बहस होने लगती, तो आरोप, हमने जो गलत किया उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं, हम उसका आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं, और दूसरा हम पे क्या कर रहा है, नहीं हमने नहीं किया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो वो होता है आरोप प्रत्यारोप। हम पे एक आरोप लगाया जा रहा है तो हमने उसका आरोपण किसी दूसरे पर कर दिया, फिर उसने वो आरोपण हम पर कर दिया, तो आरोप का प्रत्यारोप हो जाना। इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। तो मतलब जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या आज दुनिया में सब ऐसे ही गलत लोग भरे पड़े हैं, बुरे ही पड़े हैं? क्या आज कोई अच्छे लोग बचे ही नहीं है? यानी कि कोई अच्छा, जब अच्छे लोग होंगे तभी तो अच्छे कार्य होंगे, तभी तो वो छपेंगे। तो कहने का मतलब क्या आज अच्छे लोग बचे ही नहीं है? चारों तरफ समाज में आजकल क्या एकदम भ्रष्टाचार ही व्याप्त है, बुराइयां ही व्याप्त हैं, जो अखबार में बुराइयां ही छपती हैं। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उनके सारे गुण छुप जाते हैं। यानी अखबार में अगर कोई व्यक्ति दोषी है, मान लीजिए अगर उसने कोई दोष किया है, तो अखबारों के थ्रू उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि दुनिया भर की खामियां हमें उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगती हैं। माना कि देखो, गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, हर इंसान से होती है, हर कोई भी, ऐसा नहीं है कि किसी से गलतियां ना हो, गलतियां सभी से होती हैं। लेकिन अब उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, उसमें इतने सारे दोष इकट्ठा कर देना कि वो दुनिया भर का सबसे बड़ा दोषी दिखाई देने लगे। तो ये तो लेखन की क्रिया पे हो गया कि कितना उस अखबार ने उसको गलत साबित कर दिया।
उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है माना, तो मगर उसमें कुछ गुण भी तो होंगे, तो हम हमेशा दोषों को उजागर कर देते हैं और गुणों के बारे में इतनी सी भी बात नहीं लिखते। तो वो क्या है, ये गलत तरीका है कि अगर उसके अंदर दोष है तो उसके अंदर गुण भी है, हमें उनको भी दिखाना चाहिए। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए, मानवता हमारा आधार रहा। मनीषी मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं, जो हमको अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए और इन्होंने हमको बहुत ज्यादा मानवता के संदेश दिए। अब आप किसी को भी उठा लीजिए, महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, जैसे महात्मा गांधी, तो उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा जैसा बड़ा हथियार दिया कि हमेशा हमें सत्य बोलेंगे। तो उन्होंने ये हथियार हमें क्यों दिया? सबसे पहले देखिए, अगर हमसे कहीं गलती हो जाती है या हम कहीं झूठ बोल देते, सपोज आज आप पूरे दिन में अगर आपने कोई झूठ बोला है, तो याद रखिए उसका डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। जब आप डरे रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आप पूरी तरीके से किसी चीज के लिए पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए बोलते हैं कि सत्य का सहारा लीजिए और सत्य ही बोलिए। अगर हम सत्य बोलेंगे तो क्या होगा, हम कभी किसी से डरेंगे नहीं। और अहिंसा मतलब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मारकाट मारधाड़ जिसको बोलते ना, मारना, वो हिंसा हो जाती है। हम अहिंसा रखेंगे। तो वो ये जो दो हथियार हैं, ये हमें हर जगह एकदम सही साबित करेंगे। तो आप जैसे नेचर होता है ना कि भाई कुछ ने गलत किया तो हम भी उसमें कुछ गलत करने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो ये गलत है। किसी ने गलत किया तो उसको भी सही रास्ता दिखाइए। तो ये किससे हमको मिला? बड़े मनीषी जैसे आए, उन्होंने हमें मानवता सिखाई। तो ये एक एग्जाम्पल है। बहुत से लोगों ने हमें, बहुत से महापुरुषों ने हमें बहुत बहुत चीजें सिखाई हैं। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का मेल हुआ। मतलब भारत में जो है बहुत सारे जो है समाज आए, बाहर से भी लोग आए, हमारे यहाँ डिफरेंट जातियां रहीं, साम्राज्य बहुत से स्थापित हुए। तो इन सब ने हमारे अंदर बहुत सारी चीजों का मेल किया है। ये मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। यानी कि ये जो मानवों का महासमुद्र, इतने सारे मानव हमारे यहाँ आए हैं, तो ये कभी सूख नहीं सकते। मतलब एकदम शांत हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ये एकदम गुण ही ना रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अच्छाई ही टिक है तभी ये विश्व टिका हुआ है। अगर हर जगह बुरी चीज हो जाएगी, मारकाट हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर रहना पॉसिबल है? बिल्कुल कोई नहीं रह सकता। तो ये महासमुद्र जो मानवों का है, अर्थात गुणों का जो महासमुद्र है, वो हमेशा रहेगा और कभी सूख नहीं सकता। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान है तथा फरेब का व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। माना कि आजकल का ऐसा वातावरण है कि जो भोले भाले होते हैं उनको बेवकूफ साबित कर दिया जाता है, और जो एकदम ठगी और चालाक वाले होते हैं वो लोग खूब फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उनके यहाँ खूब पैसा आ रहा है। आजकल ऐसा वातावरण बना हुआ है। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबसी बन के रह गई। अगर इन सब चीजों को आज हम फॉलो करने का तो मतलब बेकार आदमी है, कहाँ फॉलो करेगा, कितना करेगा। लेकिन एक याद रखिए, बुराई अगर एक है, अगर मान लीजिए कि हम 4 लोग मिलकर एक बुराई कर रहे हैं और एक आदमी अगर उसमें सही पहुंच जाए, तो दूसरे लोग उस बुराई को पूरी तरह खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि 2% उस बुराई को कम जरूर करेंगे। उस एक व्यक्ति के साथ वो बुराई धीरे कम, उसकी रफ्तार कम होगी, लेकिन वो कम होगी। इस चीज की 100% गारंटी है कि 4 लोग जो गलत कार्य करते हैं उनके बीच अगर एक अच्छा व्यक्ति पहुंच जाए, तो वो सब कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करने लगते हैं कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, और अंदर की जो गिल्ट होती है वो धीरे धीरे हमको बुरे काम करने से रोकने लगती है। तो यही चीज बताइए कि सच्चाई, ईमानदारी, बेबसी जरूर है, लेकिन उसे हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें जिनके अंदर ये सब चीजें हैं उन्हें निरंतर प्रयास करना है कि वो इसको अपने अंदर बनाए रखें और इस दुनिया का बैलेंस सुधारे रखें। ऐसा ना हो बुराई बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाए। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित हुई है। हम मानते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, कि जब बुराई अपने कदम आगे बढ़ाती है, अपना साया पसारती है, तो क्या हमने आपको बताया
कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो डरे सहमे और बेवकूफ से साबित होने लगते हैं। लेकिन अगर वो अपनी सच्चाई पर अडिग रहें, वो डिगे नहीं, तो क्या होगा कि उन लोगों के अंदर का गिल्ट उनके अंदर की बुराई को धीरे धीरे कम करेगा। एकदम से कम नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो सकता है। भारत वह देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व दिया जाता है। भौतिक मतलब जो हमें सुख प्रदान करती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं भौतिक सुख, हमको संग्रह करा जाता है। यहां मनुष्य के आंतरिक भावों को विशेष माना जाता है, यानी कि जो आंतरिक भाव हैं उनको विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे हैं, पर इन्हें प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि अब हमको अगर मान लीजिए हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, मान लीजिए सपोज बहुत गर्मी पड़ रही है और हम चाहते हैं कि हम कूलर से काम नहीं कर पा रहे, हमें एसी चाहिए, तो अब उसको पाने के लिए अगर हमें कोई गलत कार्य करना पड़े तो हम उसमें इतने ज्यादा मतलब लगन हो जाती है कि नहीं, हमें पैसा इकट्ठा करना है, किसी भी जरिए से इकट्ठा करेंगे और हम एसी लगवाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा मन इतना ज्यादा उसको पाने के लिए इच्छा, उस सुविधा को पाने के लिए इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि हमने सही रास्तों को छोड़ दिया। तो मतलब ये जो भावनाएं होती हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, यानी कि ये जो होता है ना, क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी चीज का लालच होना, ये हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन हम अपना मन, अपनी सारी समझ उनके भरोसे छोड़ दे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से भी इस काम को अंजाम देना चाहिए। हम जानते हैं हमें इस चीज की जरूरत है, लेकिन हम सही रास्ते से पैसे कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तब हम एसी खरीद लेंगे। ठीक है, हमें सुविधा चाहिए, लेकिन सही रास्तों को हमें नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। लोभ सबके अंदर होता है, अच्छे कपड़े देखेंगे तो लगेगा यार हम ले लें, तो वो लोभ हुआ ना। मोह, अपनी चीज का हमें मोह होना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सभी के अंदर मौजूद रहती हैं, लेकिन इसको हमें कंट्रोल में रखना है। इन्हें संयंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जहां पर आवश्यक है उन्हीं का इस्तेमाल वहां पर इस्तेमाल करें, नहीं तो इनको संयम में रखना चाहिए, यानी कि काबू में करके इन फीलिंग्स को रखना चाहिए। इस देश में करोड़ों करोड़ों गरीबों को ही हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। मतलब हमारे देश में गरीबी बहुत है, बहुत करोड़ों की तादाद में गरीब हैं, तो उनको गरीबी से दूर करने के लिए बहुत सी जो है कानून बनते हैं, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, यानी कि इन सारी जगहों को बेहतर करना है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं हम और ज्यादा अच्छी करें। पर इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया जाता है वो वास्तविक उद्देश्य से भटककर स्वयं ही फायदा उठाने में लग जाते हैं। तो क्या होता है भाई, सरकार ने कुछ फंड इन लोगों को अलॉट किया, मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र को डेवलप करने का कार्य एक संगोष्ठी गठित की गई, गोष्ठी, एक सदस्य की टीम बनाई गई और बोला गया कि आप जो है स्कूल बनवाइए, वहां पे अच्छे पुस्तकालय बनवाइए, अच्छी सुविधाएं दीजिए, सब बोला गया उनसे। अब जो गोष्ठी में जितने भी लोग हुए तो उन लोगों ने वो डेवलपमेंट करने की जगह क्या किया, उन पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि सरकार करती है, लेकिन बिचौलिए जो होते हैं वो उन चीजों को खा जाते हैं, उन पैसों का फायदा खुद लेने लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। मतलब हमारे यहाँ अगर कानून है तो वो धर्म है, कानून बना है, मानना है, लेकिन उसको हम कैसे देखने लगते हैं, धर्म, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं, यानी कि हम कानून से भी बचने के बहुत से रास्ते निकाल लेते हैं। यह आजकल के लोगों की प्रवृत्ति हो चुकी है। लोग धर्म से तो डरते हैं पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। हम धर्म से डरते हैं कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें ईश्वर के घर जाकर देना है, हम धर्म से डर रहे हैं, लेकिन कानून का हम अनुचित लाभ उठाने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। कहीं पर अगर है तो हम उसका लाभ उठा ही लेते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए पर धर्म कानून से बड़ी चीज है, कि कानून है लेकिन धर्म हमारा उससे ज्यादा, क्योंकि धर्म हमें क्या सिखा रहा है, एकता सिखा रही है। तो धर्म कानून से बढ़कर है। तो हमें देखिए एक एक चीज को बताया जा रहा है कि आपके आसपास जो चीजें भ्रष्टाचार फैल रही हैं वो कैसे फैल रही हैं। कानून बनाए जा रहे हैं तो उनसे भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं।
भ्रष्टाचारी जो बन रहे हैं वो कानून से तो डर रहे हैं लेकिन अपने फायदे को ले रहे हैं। तो प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है कि धर्म ज्यादा ऊंचा हो गया है, मगर कानून, जो पहले धर्म और कानून सेम माना जाता, कहते थे ना राजा ने जो बोल दिया वो लोगों के लिए जान देने के बराबर होता था, तो वो राजा का कहा हुआ क्या होता था, कानून होता था। तो उस समय धर्म और कानून एक माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आजकल लोगों ने क्या कर दिया, धर्म को बढ़ा दिया और कानून को अलग कर दिया। क्यों? कानून से बचने के तरीके ढूंढ लिए, बहुत से गलत गलत रास्ते निकाल लिए कि हम ऐसे नहीं वैसे करके हम बच जाएंगे, तो वो चीजें सामने आती गई। धर्म दवा जरूर है, धर्म दवा जरूर है पर नष्ट नहीं हुआ है, मतलब धर्म को लोगों ने दबा दिया है, अपने हिसाब से उसको मोड़ लिया है, मगर वो खत्म नहीं हुआ है। वह आज भी मनुष्य को प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है। अगर हम धर्म की किताबों को देखकर पढ़ें तो आज भी हमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। घर में जब हम किसी पंडित के के प्रवचन में बैठे तो भी हमें ये चीजें बताई जाती हैं, स्त्री का सम्मान करिए, चोरी मत करिए, ठीक है, मानवता रखिए, जरूरतमंद की सहायता करिए। और घर में अगर हम अपने वैल्यूज देखें तो हमारे घर वाले भी हमें यही चीज बताते हैं। तो धर्म हमारी रगों में रचा बसा हुआ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो यहां समाचार पत्रों से हमने बात शुरू करी थी, फिर से हम समाचार पत्रों पे आ गए। तो समाचार पत्र हमें क्या बताते हैं कि माना इतना भ्रष्टाचार है, वो बताते हैं कि चारों तरफ इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज भी हमारे अंदर बहुत स्फूर्ति देती है। तो यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके आसपास बहुत सी चीजें हैं जो हमें गलत चीजें दिखाई दे रही। तो ये गलत चीजें हमने कैसे बनाई? कानून के लूप होल्स में घुस के बनाई। लेकिन पॉजिटिव चीज भी हमारे अंदर आशा कैसे भर रही है, हमको बहुत मजबूती दे रही है धर्म के आधार पर। ठीक है, धर्म हमको, ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात हम यहाँ करें। धर्म हमें क्या का मतलब है कि ईश्वर हमें क्या दे रहे हैं। हम सभी किसी भी धर्म के ग्रंथों को उठा ले तो सभी धर्म ग्रंथ हमको क्या बोलते हैं? एक ही चीज, बड़ों का आदर करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, मनुष्यता बनाए रखिए, प्रकृति से प्रेम रखिए। सारे धर्म ग्रंथ हमें एक ही चीज सिखाते हैं, कहीं से भी आप उठा लीजिए। तो यहां पर ये सारी पॉजिटिव चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? हमें धर्म के माध्यम से मिल रही हैं, क्योंकि धर्म ने हमें अच्छी चीजों का रास्ता दिखाया हुआ है। तो क्या यहां पर देखा कि तमाम भ्रष्टाचार हमने न्यूज़पेपर में पढ़े, लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो धर्म ने हमें सिखाई उसने हमें आशावादी बनाया। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है, मतलब अगर कहीं बुराई है तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए, ये अच्छी बात है। पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए रस का आनंद लेना अच्छी बात नहीं। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी का बिहेवियर गलत है तो उसका पक्ष लेते हुए बहुत ही आनंद लेना, मतलब हाँ ये आदमी, अगर मान लीजिए किसी एक आदमी ने कुत्ते को मारा, तो कुत्ता तो निरीह प्राणी है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, मतलब वो तो निर्जीव, मतलब वो जानवर ही ऐसा है, बेजुबान जानवर है। अब वो क्यों मार रहे हो तुम उसको? बेवजह मार रहे हो ना? नहीं, तो उसने सही किया, तो आदमी ने तो गलत किया, उसका आचरण, उसका बिहेवियर गलत था, तो मारना गलत है, हमें उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए क्यों तुम बेजुबान जानवर को मार रहे हो? बोलेंगे उसने मुझे भौंका। अरे तो उसकी तो प्रवृत्ति है कि वो भौंकेगा, तुम्हारी प्रवृत्ति थोड़ी ना है कि तुम उस पर डंडा लेकर हाथ चलाओ। तुम्हारी प्रवृत्ति क्या? हमें धर्म ने क्या सिखाया है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनकी सहायता करो। अरे भौंका है तो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ तरीके होंगे, हम शांति से निकल जाए। उसको वापस मारना तो ये हमारी प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति में तो नहीं है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, उसका आनंद लेना, उसका पक्ष लेना गलत है। वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए, मगर असलियत में जो अच्छी बात है हमें उसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि अगर कोई गलत हो रहा है तो हमें उसकी बात नहीं करनी, अगर कोई चीज अच्छी हुई है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। अब जैसे एक आदमी ने, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उसने कुत्ते को मारा, ठीक, तो हमें पता है उसने गलत किया, तो वहां पर जो आदमी उसको गलत कह रहा है हमें उसका जो है ज्यादा साथ देना चाहिए, ना कि उसका जिसने उसको मारा। तो यहां पर हमें सही का साथ ले देना है।
अच्छी घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में भी अच्छी भावना बलवाती होती है। यानी कि हम बोले कि हम अगर अच्छी बात उजागर करेंगे तो जो सामने वाला उसको पढ़ेगा तो उसके अंदर भी अच्छी भावना है, हाँ हम भी अच्छा कार्य करेंगे तो बहुत वक्त। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, अभी बच्चों से हम किसी कंपटीशन में हम बोल दें कि चलिए एसे राइटिंग कंपटीशन है, हम नहीं करेंगे, बहुत लिखना पड़ेगा यार, बहुत परेशानी होगी। छोटे बच्चे अगर बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं करना है, अगर उन्हीं की क्लास के किसी बच्चे को प्राइज मिल जाए तो हम अगर उसकी बड़ाई करेंगे, मम्मी नेक्स्ट टाइम से हम भी पार्ट लेंगे। तो जो बच्चा लिखने से डर रहा था कि हम पार्ट नहीं करेंगे, उसके सामने जब हमने अच्छे की, जिसने प्राइज किया उसकी जब हमने बड़ाई करी तो उसके अंदर वो भावना, उसने बल पकड़ा कि हाँ हम भी कोशिश करेंगे, हम भी प्राइज जीतना है। तो यहां कहने का मतलब है अच्छे को अगर हम अच्छे की बड़ाई करेंगे तो सामने वाला भी उससे प्रोत्साहित होता है अच्छे कार्य को करने के लिए। इसी संबंध में लेखक एक घटना हमको बताते हैं। क्या बताते हैं कि एक बार टिकट लेते समय उनसे टिकट बाबू को 10 रुपए की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया। यानी उनको टिकट लेना था, वो जल्दी में थे, 10 की नोट की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया। जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए, यानी कि उनकी ट्रेन छूट गई थी, उन्होंने टिकट लिया और जल्दी से आके वो ट्रेन में बैठ गए। कुछ देर बाद वह टिकट बाबू 90 रुपए लिए डिब्बे में आया और लेखक को पहचान कर 90 रुपए दे दिए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा देखते ही बनती थी। यानी कि वो व्यक्ति इतना सच्चा था, चाहता तो वो 90 रुपए अपनी जेब में रख लेता, लेकिन वो 90 रुपए वो जानता था कि ये हमारे नहीं है, तो उसने जब लेखक को दे दिए वो चीज तो वो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुआ कि हाँ हमने सही कार्य किया। तो जब हम अच्छा कार्य करते हैं और जो संतुष्टि हमारे चेहरे पर रहती है वो हमको बहुत ही ज्यादा संतोष, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, किसी तरह की परेशानियां हमारे आसपास नहीं रहती। तो इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें एक और एग्जाम्पल दिया है एक घटना के माध्यम से। चलिए देखें वो क्या दिया है। दूसरी घटना के अनुसार लेखक सपरिवार बस में यात्रा कर रहा था। कहाँ कर रहे थे? पूरे परिवार के साथ एक बस की यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी जिससे वह रुक रुक कर चल रही थी। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर खड़ी हुई, मतलब उनको जहां पहुंचना, गंतव्य मतलब जहां तक उनको पहुंचना था, वहां से 8 किलोमीटर पहले ही वो रुक के बंद होकर खड़ी हो गई। बस के कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना। जो कंडक्टर था उसने एक साइकिल ली और वो उठाकर चलता बना बिना किसी से कुछ कहे। संदेह एवं भय से त्रस्त लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब वहां जो लोग थे वो डरे थे, परेशान भी थे, तो उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। क्या? कोई 2 दिन पहले हुई डकैती की बात कहता तो कोई कुछ और, यानी कि 2 दिन पहले यहीं पर एक डकैती पड़ी थी, तो कोई बोलता है यहाँ पर डकैत बहुत आते हैं, घूमते हैं। तो ये सारी बातें आपस में लोगों के बीच में होने लगी। लेखक सपरिवार थे। लेखक क्या? अपने पूरे परिवार, बीवी और बच्चों के साथ में थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे परंतु पानी वहां उपलब्ध नहीं था। बच्चे प्यास से परेशान थे मगर वहां पानी था ही नहीं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बना लिया कि मतलब ये जो है कुछ गलत आदमी है, तो उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा और पीटने गया। हम लोग इसको पीटेंगे। भाई जोश था लोगों में, भाई अकल नहीं लगाई उस समय। ड्राइवर कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगा, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति जो होती है उस ढंग से वो लेखक की तरफ देख रहा था कि हमें बचा लीजिए। लेखक के समझाने पर नौजवानों ने उसे बंधक बना लिया, पीटा नहीं मगर उसे बंधक बनाकर रख लिया और अलग लेकर चले गए कि यदि बस कंडक्टर डाकुओं को लेकर आता है तो पहले इस ड्राइवर को ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उस ड्राइवर को लिए बंधक बना के उस ड्राइवर से, मतलब बस से अलग कहीं दूसरी जाके ले गए कि ये कंडक्टर जो गया है साइकिल लेकर, उन्हें डर था कि वो डाकुओं को लेकर आएगा साथ में अपने, तो अगर वो डाकू लेकर आता है तो सबसे पहले इस ड्राइवर को हम लोग खत्म कर देंगे। इस बीच 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकुल थे, मतलब इन सब ये जो सब कुछ हो रहा था इसमें 1.5-2 घंटे बीत गए। अब छोटे छोटे बच्चे थे, प्यास भूख उन लोगों को लगने लगी, बहुत देर हो गई थी।
लेखक की पत्नी अलग परेशान थी, वो भी बच्चे परेशान है तो माँ भी, वो भी बहुत परेशान हो रही थी। लेखक ने ड्राइवर को पिटने से तो बचा लिया पर वह भी घबराया हुआ था। लेखक भी परेशान थे, पता नहीं भैया क्या माजरा है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन लेखक ने अच्छी भावना से ड्राइवर को बचा लिया था। तभी लेखक ने देखा कि कंडक्टर बस अड्डे से खाली बस लिए चला आ रहा है। उन्होंने देखा कि कंडक्टर जो साइकिल लेकर जो गया था वो एक खाली बस अड्डे से उठाकर ले आया। उसने आते ही कहा कि वह बस चलने लायक नहीं थी, अब इस बस में बैठिए। मतलब जो बस रुक गई थी वो अब चलने लायक नहीं थी, उसको हम क्यों टाइम वेस्ट करते, तो मैं सीधे चला गया था और एक दूसरी बस ले आया हूं, आप सब इसी बस में बैठ जाइए। उसने अपने साथ लोटे में लाए पानी और थोड़े दूध को लेखक के बच्चों को दे दिया। बच्चे परेशान थे तो पानी और दूध लेकर आया था बच्चों के लिए और कहा कि आप ये बच्चों को दे दीजिए। सबने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफी मांगी और बस 12 बजे से पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गई। मतलब जहां पहुंचनी थी वो 12 बजे से पहले पहुंच गई। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ। मतलब भाई हमारे जीवन में बहुत कई बार ऐसा मौका आता है कि हम कहीं ना कहीं किसी धोखे या ठगी का शिकार हो ही जाते हैं, पर उसके साथ विश्वासघात कम हुआ। विश्वासघात मतलब जिसमें हम ज्यादा विश्वास करते हैं वो हमको धोखा दे, ऐसा नहीं हुआ उनके साथ में। लोग बेवकूफ बना के पैसे ले जाते हैं, सब होता है, तो वो होता है भाई, ठगी करके लेके गए। उसका मानना था कि कष्टकर चीजों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। कई बार लोगों ने अकारण उनकी सहायता भी की थी, निराश मन को दिलासा और हिम्मत प्रदान की थी। मतलब हम अगर अपनी बुरी यादों को संजो के रखेंगे तो क्या होगा, मन निराश ही होगा ना। तो संजोने का काम हमें किसे करना चाहिए, अच्छी यादों को। तो उससे क्या होता है, हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, प्रेरणा मिलती है और अच्छे काम करने की। तो उन्होंने हमको ये 2 अच्छी यादें बताई कि माना कि चारों तरफ निगेटिव था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन तब भी उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ड्राइवर को बचा लिया था। तो उसका क्या नतीजा हुआ, उनके साथ अच्छी ही चीज घटित हुई। तो मतलब हमको जब पॉजिटिव चीज, मतलब यानी कि आपको जब आशावान चीजें मिलेंगी तो आपका जीवन कभी भी निराश नहीं होगा और हमें हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहेगा। रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो उनकी ये लिखी लाइन है कि माना कि हमने धोखा खाया या कहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ, तो प्रार्थना ये नहीं करना कि हमारे साथ धोखा ना हो, मगर प्रार्थना ये करना कि किसी भी हाल में मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं, कि ईश्वर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा संदेह मैं आप पर कभी ना करूं। अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं, अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माना हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो हमको पॉजिटिव नहीं, यानी आशावादी चीजें नहीं प्रदान करती, हमको निराश करती हैं, लेकिन उनमें, इन निराशावादी चीजों में भी अगर हम एक छोटी सी भी आशावान चीजों को देख लें तो हमेशा अपने मन को हमें उस तरफ लगाना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हो सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो अपने आसपास अपनी यादों में हमेशा आशावादी चीजों को रखिए, अच्छी यादों को रखिए और जीवन को खुश में बनाए रखिए। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या निराश हुआ जाए चैप्टर पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। तो उस चैप्टर में हमको बहुत से आसपास नेगेटिव चीजें यानी निराशावादी चीजों को देखा। हम देखते हैं अखबार, उन्होंने एक अखबार उठाया था तो उन्होंने इस पार्ट को लिखा। तो उन्होंने अखबार उठाया, बहुत सी निराशावादी चीज़ों को देखा, मगर उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ को भी खोज के निकाला। तो साथ अंत तक उन्होंने हमें ये चीज़ बताया उस चैप्टर के अंत तक कि हमें अपनी यादों में जो है हमेशा आशावादी जो हमारी यादें रहती हैं उनको रखना चाहिए, यानी हमारे साथ जो अच्छी घटनाएं घटी हैं हमें उन्हें ज़्यादा याद रखना चाहिए, जिससे हम हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं, हमें निराशा नहीं होती। और निराशा जब नहीं होगी तो हम हमेशा अच्छी वेवलेंथ के साथ कोई भी कार्य को कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हमने आपको समझाया। अब इसके प्रश्नोत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं हम ये देखते हैं। ये प्रश्नोत्तर वो हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर के बाद दिए रहते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? मतलब धोखा उनके साथ हुआ,
मानते हैं कई जगह ठगी हुई, धोखा हुआ, लेकिन उन्होंने उन यादों से ज्यादा किस पर ध्यान दिया, जो उनके साथ अच्छी घटी थी। तो उन यादों को उन्होंने ज्यादा रखा याद, इसलिए वो निराशावादी नहीं बने, वो आशावादी रहे। बुरी यादों को कम याद किया और अच्छी यादों को ज्यादा याद किया। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे? लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि उसने धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात का नाम की चीज भी मिलती है। तो मतलब उनको विश्वासघात भी मिला, बहुत कई कम जगह मिला। उनका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी पर विश्वास करना बेहद कठिन हो जाएगा। मतलब अगर हम उन बुरी यादों को, यानी जो विश्वासघात वाली याद थी, उसको अगर हम अपने साथ रखेंगे तो हम आगे किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने उस यादों को कम याद रखा। कष्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की हो, यानी बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई थी जहां पर उसको जरूरत थी और किसी ने बिना किसी वजह के उनकी सहायता कर दी हो। उनके निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। यानी वो कौन सी हुई थी घटना? जो बस वाली घटना हुई थी। बस में वो पूरे निराश परेशान हो चुके थे, लेकिन उस एक कंडक्टर ने उनके अंदर ये आशा जगाए रखी कि नहीं, अच्छे लोग भी हैं। वो बस लेके आया उस कठिन परिस्थितियों में और उसने वो जो है एक आशावादी चीजें दी उनको। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे देना विश्वास दिलाती है कि समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। तो टिकट बाबू ने जो 10 रुपए की जगह उन्होंने 100 रुपए दे दिए थे और वो बाकी पैसे आके वापस कर गया था, तो बताता है कि लोग बहुत ठग हैं इस दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा अच्छे रखते हैं। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सी घटना हुई है। तो हम जैसे अब जल्दबाजी में ज्यादा पैसे दे देते हैं तो पीछे से वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। जैसे हाल ही में एक दुकान में हम गए, हमने थोड़ा सामान खरीदा, हमने उसको 500 का नोट दे दिया और जल्दी में, हमको जल्दी थी, हमने सामान उठाया, उससे वापस पैसे लेना हम भूल गए और चल दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें उस दुकान से निकले करीबन 2-2.5 मिनट हो गया और हम काफी दूर तक आ गए। वो पीछे से दौड़ता हुआ लड़का आया कि मैम आप अपने पैसे भूल गई। तो ये एक ऐसी याद थी कि हाँ, आजकल के ऐसे समय में जहां पैसा सब कुछ है, वो व्यक्ति पैसे उतने वापस करने मेरे लिए आया। चाहता तो वो अपने पास रख लेता, मैं भूल गई, अरे मैं वापस जाऊंगी तो कौन सा वो पैसे देने वाला है। लेकिन ऐसे लोग भी आज के समय में हैं और उस याद ने हमको ये चीज दी कि नहीं, हम सब पे शक नहीं करें। कुछ लोग होते हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, हमें ये सोच के चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? तो बहुत से लोग दोषी होते हैं, हम मानते हैं दोषों, हम फिर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दोषों के बारे में बता देते हैं कि उसकी अच्छाई हम बताते ही नहीं, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा दोषपूर्ण हो जाता है, तो वो उस जगह गलत होता है। क्या दिया? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब लोग किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेने लगते हैं। मतलब उन लोगों को मजा आने लगती है उसमें, यानी कि उसने दोष किया है, अब उसके बारे में और ज्यादा चर्चा, आनंद लेने लगते हैं, मजा आने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना से करना, यानी कि हमारा किसी आपसी दुश्मनी में करना। अच्छा, आजकल के राजनीतिक संगठनों में अक्सर ये चीज देखी, अगर किसी ने कोई चीज किसी राजनीतिक संगठन में गलत हो गई तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा उसकी पुरानी पुरानी बातों को उजागर कर दिया जाता है कि उसमें मजा लेने लगते हैं लोग। अरे वाह, इसने ऐसा किया, उसने, तो यहां पर क्या है ना, वो उस जरा सी गलती की वजह से उसकी पुरानी बातों को भी निकाल के सामने दोषपूर्ण तरीके से बताने लगते हैं और लोगों को मजा आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है, उसकी बदनामी करो, उसकी बुराई करो, तो इससे क्या होगा, पूरा पक्ष गलत हो जाएगा। तो ये चीज गलत होती है। दोष होते हैं लेकिन हर इंसान गलती करता है, दोष सब में होते हैं लेकिन अच्छाइयां भी होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। हर जगह आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, तर्क वितर्क शुरू हो जाता है कि उसने ये दोष किया, पर्दाफाश, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, बहुत तरीके के आप न्यूज चैनल्स पे देखेंगे। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी लाइन होती है, इस राजनीतिक संगठन का पर्दाफाश, इसने ऐसे ऐसे कार्य किए।
तो ये जो हो रहा है क्या ये सही है? हम अगर सही है तो तर्क दीजिए, गलत है तो तर्क दीजिए, इस पे आपको तर्क देना है। तो हमने कैसे किया इसको? आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। मतलब अगर ये जो चैनल्स हैं इस तरीके से पर्दाफाश करते हैं तो लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोष, खाली लोग दोष का आनंद ही लेते हैं, लोग अच्छे और बुरे दोनों लोग। ऐसा नहीं हो कि अगर हमें दोष का पता ही नहीं है तो हम सबको अच्छा समझेंगे और तब हमारे धोखा खाने की जो है वो परसेंटेज हाई हो जाती है। तो अगर हम ये चीजें जानेंगे कि हमारे आसपास बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं तो हम सतर्कता के साथ चलेंगे, तो लोग जागरूक हो जाते हैं। जागरूक होने का मतलब क्या है? हम बुराइयों से भी अवगत हैं और अच्छाइयों से भी अवगत हैं, तो हम अवेयर होके चलते हैं। कोई कार्य करेंगे तो हम जागरूकता के साथ करेंगे। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना हो। अब पर्दाफाश तो किया जा रहा है, मगर क्या वो सच है? क्या वो जन कल्याण की भावना से किया जा रहा है या किसी का मजा लेने की भावना से किया, किसी का बदला लेने की भावना से किया जा रहा है? क्या पता जो किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि जो पर्दाफाश किया जा रहा है वो सच्चा है या नहीं है। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों को कोई सार्थकता नहीं है। कभी कभी कुछ चैनल्स क्या होते हैं वो टीआरपी बढ़ाने के, हमारे चैनल्स को लोग ज्यादा देखें, तो आए दिन कोई ना कोई पर्दाफाश, अब कभी कभी झूठ पर्दे भी फाश कर देते हैं, तो ये चीज गलत है। हमें अगर भाई समाचार पत्र और टीवी चैनल के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोगों के सामने सच परोसें, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर अच्छा है तो उसे और बढ़ा चढ़ा के अच्छाई के साथ देना चाहिए, और बुरा है तो उसे सारे पहलुओं, उसमें बढ़ाई चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको सही पहलुओं के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने, अपनी प्रसिद्धि के लिए ये कार्य कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। यहां पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों का काम है कि जनता के सामने सच को परोसे, ना कि उसमें बढ़ोतरी करके परोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम जो है वो अभ्रष्टाचार बढ़ाएगा। मतलब अगर हम करेंगे तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। कैसे? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी। तो अब इसका जो आंसर है ये हमें इसको समझाना है। कैसे? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी, तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में से आस्था उठ जाएगी। यानी कि अगर सच्चाई जो है वो सिर्फ कमजोर लोगों में और बेबस लोगों को ही रहेगी तो क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी। यानी कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है वो सारी चीजें अपने कब्जे में ले लेगा, अपनी तरह से चीजों को चलाएगा, वहां पर हमारी कोई मर्जी नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें सच्चाई कमजोर लोगों को नहीं, अच्छे मजबूत लोगों को निर्माण करना चाहिए। फिर दूसरा क्या हमारा आ रहा है? झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। अगर झूठ और फरेब बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग जो हैं वो ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हर समय बढ़ने लगेगा अगर झूठ और फरेब चारों तरफ व्याप्त होगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। फिर थर्ड क्या है? हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। यानी कि चारों तरफ जब चैनल परोसते हैं तो लगता है ना दोषी दोषी है, गुण है ही नहीं उसमें। तो उससे क्या होगा? एक दूसरे के प्रति अविश्वास पड़ेगा। तो जब चारों तरफ दोष दिखाई देगा तो हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि अरे हो सकता है ये भी दोषी हो। अगर हम दोष को ही देखेंगे खाली तो क्या होगा? हम सब पर शक करने लगेंगे। तो यही चीज होती है कि हम दोनों नजरिए से चीजों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो अगर आप सुझा सकते हैं तो उसका तर्क दीजिएगा, और लेखक ने जो रखा क्या वो सही है, आपको ये तर्क देना है। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देख रहे हैं
उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हो। और इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो मतलब हमारे जो हम जैसे समाचार पत्र या कुछ भी देख रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सी चीजें बुरी घटती हैं, तो हम उससे निराश हो जाएं, तो ये चीज तो सही नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं हमसे, हमारे आसपास बहुत सी चीजें बुरी घटती हैं लेकिन अच्छी घटती हैं, तो हमें अपनी यादों में, अपनी हर चीज में उन अच्छी चीजों को याद रखना है। बुरी चीजें हमें सिखाती हैं कि ऐसा घट सकता है, लेकिन अपनी यादों में किसको रखना है, अच्छी चीजों को, जिससे हम निराश नहीं होंगे। और अगर हम निराश हुए भी हैं तो हमें आशावादी बनाएंगी वो अच्छी चीजें। तो इसलिए इसका दूसरा टॉपिक भी दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, हम निराशा से आशा, यानी कि हम निराशा से आशा की तरफ बढ़ गए। हमने बुरी चीज देखी मगर अच्छी देखी, तो वो जो निराशा हुई थी वो किससे बढ़ गई, हम आशा की तरफ। तो ये भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण बताइए। मतलब जो अगर कोई विराम चिन्ह जैसे क्वेश्चन मार्क, विस्मय संबोधन चिन्ह, अगर हम कुछ ऐसा लगाना चाहें तो आप चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे, क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह या निराश हुआ जाए, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे क्या निराश हुआ जाए और प्रश्न चिन्ह हमने लगा दिया। लगाना उचित होगा, समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो जैसे बोलते हैं ना, क्या कोई भी चीज हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या निराश हुआ जाए, क्या हमारे आसपास जो चीजें व्याप्त हैं, क्या हमें इससे डिस्प्रेस होना चाहिए, एकदम डिप्रेस हमें इससे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हम दे सकते हैं। आप इसके अलावा कोई चिन्ह दे रहे हैं तो उसको तर्क के साथ दीजिएगा कि दृष्टिकोण सामने आता है। क्या हमें खराब चीजें देखकर निराश होना चाहिए, नहीं, हमें अच्छी चीजें देखकर आशावादी भी होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन, क्या आप इस बात से सहमत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्श हर कोई प्रस्तुत करता है भाई, हमारे समाज में बहुत से आदर्श मौजूद हैं, हमसे बोला भी जाता है उन पर चलने के लिए। तो ये बोलना आसान है, करना कठिन है। अगर ये ऐसा है तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। माना हम पूरी तरीके से नहीं कर पा सकते लेकिन हम कर सकते हैं, आई थिंक हम कर सकते हैं, ये हमारी अपनी सोच है। तो आप सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसा, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। मैं इस कथन से सहमत हूं क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या चीज हमें बोली गई कि हाँ, आदर्शों की बात करना सही है मगर उन पर चलना मुश्किल है। ये हम मानते हैं कि चलना मुश्किल है, लेकिन अगर हम सारे नहीं चल सकते तो थोड़े तो आदर्शों को पालन कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से अगर आदर्शों का पालन ना करें तो क्या ये समाज हमारे रहने लायक रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तभी तो समाज ने बोला, तभी लेखक ने ये चीज बोला, क्या निराश हुआ जाए। क्यों, क्योंकि आज भी समाज में हमको जो आशावादी लोग हैं, जो हमें आशा प्रदान कर रहे हैं, वो आदर्शवादी हैं, यानी कि वो अपने आदर्शों पर चल रहे हैं, तभी तो हमें आशावादी चीजें मिल रही हैं और जो हमको आगे जीवन जीने के लिए आशा दे रही हैं। तो चलना कठिन है, मानते हैं, बहुत सी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम कर सकते हैं। ईमानदारी, सच्चाई बहुत जगह हो सकता है। हमारे डेली रूटीन में बहुत सी चीजें आती हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो बस उनको हमें फॉलो करना है और हमें आशावादी बने रहना है। यही प्रेरणा हमें पूरे चैप्टर में लेखक ने दी है और हमें ऐसे ही बना रहना है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने आपके लिए खत्म किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो आपको भी उनको फॉलो करना है। ये आपके आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा और देखने के नजरिए में भी फर्क लाएगा। तो बस ये सब चीजों को, जरा चीजों को ध्यान रखते रहिए और अपने जीवन, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।